नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक से हमने 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। पहला अध्याय था ध्वनि, जो एक कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दूसरा अध्याय एक कहानी था, लाख की चूड़ियाँ। ये कामतानाथ की कहानी थी, जिसको भी हमने पढ़ लिया है। अब आज हम इसका तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बस की यात्रा। शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। ये एक व्यंग्य है। क्या है? व्यंग्य। व्यंग्य किसे बोलते हैं? कटाक्ष को बोलते हैं। जो तीखी बात कहे, जो चुभती हुई बात कहे, उसे बोलते हैं व्यंग्य। हंसी भी आती है और बात चुभती भी है। तो बस की यात्रा ये एक व्यंग्य निबंध है और ये हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी है? हरिशंकर परसाई। लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। इनकी एक व्यंग्य रचना है, शीर्षक है बस की यात्रा। अब देखो, आपने या हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी बस की यात्रा तो की ही है। सभी ने बस में यात्रा की है, कहीं चाहे लंबी दूरी के लिए जाएं या छोटी दूरी के लिए, कम दूरी के लिए गए, लेकिन बस में बैठ करके यात्रा अवश्य की है। आपने देखा होगा कि कुछ बसों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, उसमें बैठने के लिए सीटें वगैरह नई होती हैं, उसका टायर, इंजन सब कुछ नया, अच्छी क्वालिटी का, अंदर की साज सजावट भी बढ़िया होती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो बहुत ही पुरानी, से हम बोल सकते हैं खटारा टाइप की पुरानी बसें होती हैं। तो कभी न कभी हमें अपने जीवन में पुरानी बस में भी यात्रा करने का अवसर मिला है। तो ऐसी ही एक बस में हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इन्होंने यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उसी को एक व्यंग्य के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में बस की यात्रा शीर्षक से सम्मिलित किया गया है। तो लेखक ने भी एक खटारा पुरानी बस में यात्रा की और उस बस में लेखक ने कैसा कैसा क्या क्या महसूस किया, उसी को एक व्यंग्य के रूप में अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो आपने कैसा अनुभव किया, ये आप देखना कि कभी आपने पुरानी बस में गए हैं तो आपको कैसा लगा होगा, उस समय आपने क्या क्या सोचा। और लेखक जब बस में, पुरानी बस में गए हैं तो लेखक ने उस बस के बारे में क्या क्या विचार किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या समझा, या लेखक ने क्या लिखा। तो आप थोड़ा अपना और लेखक की तुलना भी कर सकते हो कि लेखक की बस में और आपकी पुरानी बस में क्या क्या समानताएँ हैं या क्या क्या अंतर हैं। तो पढ़ते हैं बस की यात्रा। ये देखो, ये चित्र भी दे रखा है पहले एक। ये पुरानी देखो, टूटी फूटी, बाहर से देखो कलर वलर उतर रहा है। ये देखो रंग वगैरह यहाँ से उतर रहा है, यहाँ से उतर रहा है। आगे इंजन भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ऊपर से भी उबड़ खाबड़ दिख रही है सारी की सारी। इसको आगे का जो बम्पर है ना, इस बम्पर को देखो यहाँ से बांध रखा है। बम्पर नीचे गिरने को हो रहा है तो इसको रस्सी से बांध करके अटका रखा है। पीछे से भी देखो कैसे मुंह सा निकल रहा है। तो सब कुछ जगह जगह भिड़ी हुई, एक्सीडेंट हुआ हुआ, रंग वगैरह उतर रहा है। आगे का बम्पर भी उतर रहा है, इंजन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अंदर भी सीटों की स्थिति भी ऐसी है। देखो ये ऊपर से टूटा हुआ है, यहाँ से देखो ये पूरे टूटे हुए हैं। तो एकदम पुरानी बस है। इस बस की लेखक ने यात्रा की। तो थोड़ा पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं अपना व्यंग्य बस की यात्रा। तो लेखक अपने 5 मित्रों ने के साथ, तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना
मध्य प्रदेश में एक शहर है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो पन्ना से एक बस चलती है जो सतना पहुंच जाती है 1 घंटे में, और वह जबलपुर की जो ट्रेन मिलती है सतना में, तो वह ट्रेन पकड़ा देती है। ट्रेन का जो समय है उस समय से वो पहले ही पहुंच जाती है बस, ऐसा लेखक को पता चला। तो सतना पहुंच जाएंगे और सतना से ट्रेन में जबलपुर पहुंच जाएंगे, तो सुबह घर पहुंच जाएंगे। ये विचार करके लेखक ने उस बस में यात्रा करना स्वीकार किया। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर होना मतलब उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को पता था कि जो शाम की बस है, ये 4 बजे की थी ना, शाम 4 बजे की बस, तो ये शाम की बस है, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है और ये बीच रास्ते में ख़राब भी हो सकती है। तो ये अपनी मंजिल पर पहुँचे, इसमें लोगों को शक था। ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती है बहुत बार। तो समझदार आदमी होते हैं, वे शाम की बस से सफ़र नहीं करते हैं। लेकिन सोचते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? कहा ना कि शाम को सफ़र नहीं करते हैं शाम वाली बस से। तो लेखक प्रश्न पूछते हैं कि क्या शाम को डाकू मिलते हैं रास्ते में? नहीं, बस डाकिन है। डाकू का स्त्रीलिंग, कि बस है ना, ये ही डाकिन है, डाकू नहीं मिलते हैं। अब देखो बस की स्थिति हमने देख ही ली है, कैसी बस की स्थिति है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मतलब जो मन में थोड़ा इज्जत, आदर, दया का भाव होता है ना, उसे बोलते हैं श्रद्धा। तो लेखक को बस के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ाया। क्यों उमड़ाया? इसलिए उमड़ाया कि बस खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब आयु में खूब पुरानी थी, बूढ़ी थी, पुरानी बस थी, कि उसकी खूब आयु हो चुकी थी, उसे बने हुए बहुत वर्ष हो गए थे। इसलिए लेखक ने कहा है कि बस है ना, वह खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लेखक तो ये कह रहे हैं कि उसे बने हुए सदियां बीत गई थी। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, तो वह सदियों का अनुभव लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। देखो व्यंग कर रहे हैं बस के ऊपर, कि लोग इस बस में इसलिए सफ़र नहीं करते कि इस बस में सफ़र करेंगे तो बस है वृद्धावस्था में है, तो इसे कष्ट होगा। बूढ़ी बस को बैठेंगे इसमें, जिसको लेके जाएंगे, तो इससे ज़्यादा कष्ट होगा, इसलिए इस बस में सफ़र नहीं करना चाहते। यह बस पूजा के योग्य थी, मतलब खड़ी करो और इसकी तो पूजा करो, सुबह शाम आरती करो। ये चलने योग्य नहीं थी, इतनी वृद्ध हो चुकी थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कि ये तो इतनी पुरानी बस है कि इस पर सवारी नहीं की जा सकती, इसको तो खड़ी करके इसकी बस पूजा ही करते रहो। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब पार्टनर बोल सकते हो अंग्रेजी में आप, जो बस का पार्टनर है, साझेदार बोल सकते हो। कि बस का मालिक एक नहीं था, बस का मालिक कई थे और कई मालिकों में से एक उस बस में साथ जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? क्योंकि लेखक और उसके मित्रों को लगा कि बहुत पुरानी बस है, सदियों पुरानी लग रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बस का मालिक है, जो हिस्सेदार है, पार्टनर है, वह तो बड़ा विश्वास से कह रहा है कि चलती क्यों नहीं है, चलेगी और अपने आप चलेगी, अभी आप देख लेना। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं, मतलब बिना धक्का मारे या बिना उसे टो किए हुए अपने आप चलती हैं। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने का मतलब है, मुहावरा है ये, कि ना नुकुर करने लगे कि इस बस में नहीं जाएंगे। बस की स्थिति देख करके लेखक को विश्वास हो गया कि यह बस पहुंचाएगी नहीं, जरूर रास्ते में कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का शिकार हो जाएगी या खराब होकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए लेखक ने उन बस में जाने में ना नुकुर की। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो एक डॉक्टर मित्र था लेखक का, तो उसने कहा कि डरो मत, चलो बैठो,
क्यों? क्योंकि ये अनुभवी है, बहुत पुरानी है, तो पुराने के साथ अनुभव भी आता है। तो इसे यात्रा करते हुए, सड़क पर चलते हुए इस बस को बहुत समय हो गया है, तो इसके पास बहुत अनुभव आ गया है, इसलिए ज़रूर पहुंचा देगी। जो नई नवेली बस होती हैं वह विश्वसनीय होती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह कहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो जाएं, लेकिन इसे तो इस मार्ग पर चलते हुए बहुत समय बीत गया है, इसलिए इस बस पर हमें ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। और जिस प्रकार माँ अपने बेटों का अपनी गोद में बिठाकर प्यार करती है, वैसे ही ये बस भी अपनी सीट पर बिठा करके हमें प्यार करती हुई ले जाएगी, मतलब प्रेम से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अंतिम विदा कि दोबारा कभी नहीं देखेंगे इनको, इस प्रकार देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बस सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक, अपनी मंजिल तक ये नहीं पहुंचेगी। इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये अंतिम बार इन्हें देख रहे हैं, लेखक को। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग मतलब गरीब, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक बहाना मात्र चाहिए। निमित्त का मतलब होता है कि कोई सहारा चाहिए, कोई साधन चाहिए। तो लेखक के जो मित्र हैं वे कह रहे हैं कि इस संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, ऐसा कौन है जो इस संसार में आया और गया नहीं है। मतलब उन्हें ढांढस बधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि जो भी आया है वह जरूर वापस जाएगा, चाहे वह राजा हो, चाहे वो कोई गरीब भिखारी हो, चाहे फकीर हो, कोई न कोई जरूर जाता है। और कोई नहीं, बोले सभी जरूर जाते हैं किसी न किसी बहाने से। बस कोई एक बहाना अलग होना चाहिए। कोई का कारण कुछ होता है, किसी का कारण कुछ होता है। निमित्त का मतलब होता है कारण। तो कोई किसी कारण से जाता है, कोई किसी कारण से जाता है, लेकिन जाना सबको ही पड़ता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, चालू हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब इंजन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन कैसा हुआ, जैसे इंजन चलता है तो इंजन हिलता है, इंजन में आवाज़ आती है, शोर भी होता है, थोड़ा हिलता भी है। लेकिन वो इंजन शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे बस ही इंजन है, जैसे सारी बस ही इंजन है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सारी बस हिलने लगी, सारी बस में से आवाज़ें आने लगी, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब इतनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी, जैसे लेखक को लग रहा था कि हम सब क्या हैं, इस बस के इंजन के भीतर बैठे हैं। बस के भीतर नहीं बैठे हैं, इंजन के भीतर बैठे हैं, और उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। कांच बहुत कम बचे थे खिड़कियों में, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। समझ में आई बात? मतलब खिड़कियों में कांच बहुत कम थे, पहले से ही टूटे फूटे थे। जो कुछ खिड़कियों में शीशे कांच बचे हुए थे उनसे लेके कह रहे हैं कि हमें बचना था, क्योंकि जब वो स्टार्ट हुई, इंजन चालू हुआ, तो वो पूरी खिड़कियां हिलने लगी। तो लेखक को लग रहा है कि ये शीशे टूट करके हम पर ही गिरेंगे, इसलिए हमें इनसे बचना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। खिड़की थी ना जहाँ पर कांच लगे थे, वहाँ से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक को क्या लगा कि सीट के नीचे ही इंजन है, इतना ज़ोर से तेज इंजन की आवाज़ आ रही थी। अब देखो ये बस के अंदर का एक दृश्य है जिसमें लेखक अपने मित्र के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दूर सरक गए हैं शीशे से, खिड़की से थोड़ा इधर जगह छोड़ रखी है, इधर दूर आ गए हैं कि खिड़की का शीशा टूट करके इनके ऊपर न गिर जाए।